नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम का आज की क्लास में सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिवादन। कैसे हैं आप सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक? उम्मीद करता हूं पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आशा करता हूं बिल्कुल मस्त और बिंदास होंगे और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ निरंतर अपने प्रगति के पथ पर बहुत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज समय परिवर्तन के साथ आज की हमारी इस क्लास का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल टाइम चेंज हो गया है और आज से यही टाइम आपका परमानेंट रहेगा। तो मेरे लाडलो प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, एक बार जो भी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, आपके अपने छोटे से परिवार के साथ, तो आप सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, जिससे आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही आता रहेगा टाइम टू टाइम। हमारी ये क्लास अब रेगुलर, परमानेंट, अब इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, इसी टाइम पर होती रहेगी हमेशा। तो आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने घर के कार्यों के साथ भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। और ये जो क्लास है ना, ये उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, जो मित्र, मेरे दोस्त, जो मेरे प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक रियली मतलब समझ रहे हो ना, ईमानदारी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जून दिसंबर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं जो आगामी है, यूपी पीजीटी की तैयारी आप करना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी और एस्टेट के स्पेशल स्टूडेंट हैं, तो आपका दिल से अभिवादन और स्वागत। ये उन विद्यार्थियों की सुपर डुपर हिट क्लास है जो जिसमें एक एक क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा दमदार है। और प्यारे गजब के बच्चों, आज हम आनुवंशिकता, यानी जिन मित्रों ने आज ऐप पर क्लास पढ़ ली हो ना, तो उनको पता है ये, ठीक है। तो आनुवंशिकता एवं संस्कृतिकरण के क्वेश्चंस आज हम यहां पढ़ने वाले हैं सुपर प्रैक्टिस सेशन के साथ। और ये क्लास आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल रहेगी। मित्रों, अब खोपड़ी लगा के पढ़ना है और पहली बार जुड़ने वाले विद्यार्थी संजय सर साइकोलॉजी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऐप हमारी पढ़ाई 360 है। कौन सी है प्यारे बच्चों? पढ़ाई 360। तो इसको आपको ज्वाइन करना है, जो भी मित्र हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो स्वागत मेरे लाडलों का, प्यारे बच्चों का। आज का पहला प्रश्न ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आ गया है स्क्रीन पर। तो बताओ इसका सही, परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्रों, मैं आपको हमेशा कहता हूं वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। हमारे सभी लाडले प्यारे विद्यार्थियों का दिल से अभिवादन, स्वागत। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है यहां पर। चलिए, आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है? हेरिडिटी रिफर्स टू, सबसे सरल क्वेश्चन है दुनिया का। अब इस क्वेश्चन को भी अगर गलत किया ना भाई, मान लो कि फिर तो मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। क्या? देखो, एक्वायर्ड ट्रेट्स, अर्जित लक्षण, प्राप्त लक्षण, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक व्यवहार और शिक्षा का स्तर। कितने महान विद्यार्थी मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ ही डूबेंगे। पता नहीं पढ़ते कैसे हैं, करते क्या हैं यार। जो अर्जित गुण होते हैं वो हमेशा कहां से मिलते हैं? वातावरण से। वातावरण से हम गुणों को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और ये पर्यावरणीय भी, ये भी वातावरणीय, या फिर आप ये यूं कह सकते हो सांस्कृतिक कारण हो सकता है, ये आपका सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है। तो यार पूछा आनुवंशिकता है भैया, आनुवंशिकता से तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो होते हैं ना, ट्रेट्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्राप्त होते हैं। पहले ही क्वेश्चन का उत्तर,
इतनी जल्दबाजी कभी जिंदगी में नहीं करनी है किसी भी विद्यार्थी को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। आज वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो अभी तक आपने सिस्टमेटिकली कहीं से पढ़ा ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो विद्यार्थी आज सुपर आंसर देने वाले हैं जो आज हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़े थे। ठीक है, यस बेटा, सामाजिक व्यवहार ये भी अपने आप में वातावरणीय अर्जित कारक है और शिक्षा का स्तर कोई भी बालक कोई भी व्यक्ति जन्म से शिक्षा को प्राप्त करके नहीं आता बेटा, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। सो दिस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है। वेलकम सभी दोस्तों का, मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का दिल से अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आज से ये जो समय परिवर्तन हुआ है ना, तो मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक मनोकामना है कि मेरे सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अपने जानने पहचानने वाले सभी मित्रों को, दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। यही सिद्धत आप में होनी चाहिए। जीन्स कहाँ स्थित होते हैं भैया? जीन्स का स्थान मैंने आपको पढ़ाया था, जीन्स का स्थान मैंने पढ़ाया था। यानी ये जीन्स किसमें? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, गुणसूत्रों में, गाल्जी बॉडीज में या माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पर स्थित होते हैं? ये प्रश्न आपको पढ़ना था। बहुत सुपर क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था। देखो बेटा, ये जीन्स जो हैं वो गुणसूत्रों में विद्यमान होते हैं। मैंने बताया था एक गुणसूत्र में, मैंने क्या बताया था? अरे एक गुणसूत्र में हजारों, एक गुणसूत्र में हजारों जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? हजारों जीन्स होते हैं बेटा, जीन्स होते हैं। यही बात ध्यान रखने की है। और साथ साथ मैंने आपको एक और इसके साथ एक बात और सिखाई थी, वो ये सिखाई थी, और यहाँ ये गुणसूत्र में पाए जाते हैं और इनका निर्माण जो है वो किससे होता है? अरे निर्माण होता है डीएनए से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से होता है। बिल्कुल बेटा, जी हाँ, बिल्कुल हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए आंसर आपका सी को लॉक करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ठीक है, और ये जो आपके साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, ये गाल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी आपकी सेल्स हैं। ये सभी क्या हैं बेटा? सेल्स हैं। ये कोशिकाएं हैं। ये क्या है लाडलो? ये कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं में जीन्स नहीं होते हैं। याद रख लेना, ध्यान रख लेना। गजब का प्रश्न है, सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ लो। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, यानी निम्न में से कौन आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो बेटा, यानी नहीं होता, विच इज नॉट डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता। आंखों का रंग, रक्त समूह, बोली जाने वाली भाषा, बालों की बनावट, त्वचा का रंग। भाई देखो, गजब का प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। वाओ, क्या आंसर दिया है, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या होगा भाई? सीधी सीधी सी बात है, यानी कि अच्छा एक बात समझो, देखो लैंग्वेज, ये आंखों का रंग निश्चित तौर पर आनुवंशिकता से रिलेट करता है। कई बार देखा होगा ना, दादाजी की आंखें बिल्कुल ब्राउन हैं तो भाई साहब नाते और नातिन की भी ब्राउन होंगी, है ना?
कई बार तो नाना नानी और मामा मामी पर भी जाती हैं, और इवन रक्त समूह, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड का जो ग्रुप है ना, वो तो बहुत लोगों का माता पिता का या अपने बच्चों के साथ मैच करता है, बहुत करता है। बालों की बनावट भी एक जैसी होती है, पिताजी के घुंघराले हैं तो बेटा जी के भी घुंघराले होंगे, ठीक है। त्वचा का बिल्कुल 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 100% जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो इसका मतलब यहां पर ये जो है ना, ये तो आपका वातावरणीय एस्पेक्ट है, क्योंकि भाषा तो हमेशा अर्जित होती है बेटा, एक्वायर्ड होती है। कौन बताते हैं? ये नोम चॉम्स्की बताते हैं बेटा। ये कौन बताते हैं बेटा? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, जिसे हम LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। सुपर वेलकम, बिल्कुल सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का दिल से अभिवादन, और आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे आनुवांशिकता की इकाई क्या है ना? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, गुणसूत्र है, RNA है, प्रोटीन है, जीन है, या फिर DNA है? बड़ा गजब का प्रश्न है। इसको लॉक कर लो खोपड़ी में। इसको कहां पर लॉक कर लो भैया? खोपड़ी में कर लो, खोपड़ी में कर लो। बोलो फटाफट उत्तर दे दो। आनुवांशिकता की इकाई। देखो भाई, देखो हम बता देते हैं, ये RNA और प्रोटीन तो ये तो जीन द्वारा निर्मित होते हैं। जीन द्वारा निर्मित, जीन्स के द्वारा निर्मित होते हैं। कौन? ये हमने पढ़ा दिया है, सुपर क्वेश्चन है। RNA और प्रोटीन कौन बनाता है? जीन बनाता है। अब बचता है आपका गुणसूत्र, जीन और DNA। भैया आनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन होती है? हमेशा जीन होती है। क्या होती है बेटा? जीन। वेरी एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, और यहां पर अगर हम बात करें किसकी, आपके A और D की, A और D है ना, ये संरचनात्मक इकाई है। A एंड D, ये A एंड E, सॉरी, A एंड E है जो है ना, ये संरचनात्मक पहलू है, संरचनात्मक पहलू है आनुवांशिकता के। गड़बड़ मत करना, ऐसे पढ़ लो आप। इसीलिए आपका आंसर केवल जीन होगा। क्या होगा बेटा? जीन होगा। प्रश्न के हिसाब से जाना पड़ेगा, इकाई जो है वो जीन है, ठीक है ना। एक गुणसूत्र में हजारों जीन्स होते हैं, और ये जीन्स प्रोटीन और RNA का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? DNA से मिलकर बने होते हैं। तो प्रश्न को पढ़ो, पूरा खोपड़ी लगा के पढ़ो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, सुपर क्वेश्चन है। इसको जिसने समझ लिया ना इस चैप्टर को, मैं कह रहा हूं उसके कई प्रश्न सही हो गए। विच ऑफ द These traits is most likely inherited? इनमें से कौन सा लक्षण सबसे अधिक आनुवांशिकता का है? बताओ। भोजन, शिष्टाचार, धर्म, बुद्धि लब्धि, उच्चारण, विश्वास प्रणाली। कितना सुपर क्वेश्चन है। वेलकम, राधे राधे, स्वागत, अभिवादन मेरे दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों। क्लास को फटाफट 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 क्या कर दो? अरे शेयर कर दो। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बता दो। सुपर सुपर डुपर हिट क्वेश्चन कौन सा है? वाओ, मोस्ट एक्सीलेंट आंसर। भैया मैंने बुद्धि की पहली विशेषता पढ़ाई थी। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। दुनिया की हर किताब कहती है, दुनिया का हर साइकोलॉजिस्ट कहता है। इसीलिए चूंकि जन्मजात है, और जन्मजात का संबंध आनुवंशिकता से होता है, और हमारा प्रश्न भी यही पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, ये भोजन, शिष्टाचार, ये हमेशा संस्कृति या आपका सामाजिकता का कंसेप्ट है बेटा, ये संस्कृति से बनता है। धर्म भी आपकी संस्कृति का या आपकी सामाजिकता का कंसेप्ट है। उच्चारण कभी आप जन्म से सीख कर नहीं आए, आनुवांशिक नहीं है, यह भी आपकी सांस्कृतिक कंसेप्ट का एग्जाम्पल है। और विश्वास प्रणाली, भैया विश्वास जन्म से किस पर विश्वास करते थे जब मां के पेट में थे? भैया किसी पर नहीं करते थे, हम पर ही आज भी नहीं करते हो। तुम तो इतने खतरनाक आदमी हो,
मैं कहता हूं रे यारो क्लास को शेयर कर दो रे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, करते ही नहीं हो। और ये और कहता हूं मैं तो कि आपकी इज्जत और इमेज कभी खराब नहीं होगी, आपको कोई गालियां नहीं देगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है। इवन अगर गलती से वो इस क्लास में आएगा तो उसका भी भला हो जाएगा और फिर आपका भला तो तय है, बल्ले बल्ले है। चलिए, तो समझ गए ना, बाकी सब संस्कृति यानी बाह्य कारकों से संबंधित है, लेकिन ये सी आपका आनुवंशिकता से रिलेटेड है। चलिए, आनुवंशिकता किसके साथ मिलकर कार्य करती है? हेरिडिटी वर्क्स इन क्लोज इंटरेक्शन विद, किसके साथ? प्रेरणा के साथ, संस्कृति के साथ, पर्यावरण के साथ, स्मृति के साथ, भावना के साथ। भैया सुपर डुपर क्वेश्चन है, वेलकम। हाँ, ये देखो, दिल की बात दिल ही जानता है। कुछ मित्र कह रहे हैं क्लास को शेयर करो, लाइक करो, लेकिन तुम हो कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अगर हम तुम दोनों हैं तो फिर क्या गम है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुपर क्वेश्चन है। देखो प्रश्न पूछा, आनुवंशिकता किसके साथ मिलकर कार्य करती है? आनुवंशिकता जो है ना, वो हमेशा पर्यावरण के साथ मिलकर काम करती है। आपको पता है ना, विकास, विकास किसका? अरे बालक का, मानव विकास कह दो, मानव विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का, एवं पर्यावरण का गुणनफल परिणाम है, गुणनफल परिणाम है। यही तो बात, एक और नया प्रश्न बनता है, गुणनफल परिणाम है। इसीलिए खोपड़ी लगा के चीजों को सीखो और समझो। आंसर बिल्कुल सरल है। स्मृति अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, अलग अवधारणा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे प्रश्न पूछा है आनुवंशिकता किसके साथ कार्य करती है, तो वो तो पर्यावरण के साथ कार्य करती है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है दोनों का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। ओके बेटा, इसीलिए आपको सी लॉक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे मनुष्यों की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? गजब का प्रश्न है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स? 22, 23, 42, 46, 48। बताओ कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? बताओ बताओ बताओ, मनुष्यों की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये आप बहुत पहले से जानते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, है ना? कितना सरल प्रश्न पूछा है सर, इतना भी सरल कोई आता है क्या भैया? प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े। अब जोड़े का मतलब हो गया 23 गुणा 2, ये जोड़ा 2 से ही कहते हैं ना हमेशा, तो 23 गुणा 2 बराबर कितना बेटा? 46। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कुल कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 23 प्लस 23। वेरी एक्सीलेंट, है ना? वेरी वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। हमने आपको पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया। भैया आपको पता है ना, अंडाणु यानी महिला के अंडाणु के 23 और पुरुष के शुक्राणु के 23, तो उस हिसाब से बन जाते हैं 46। कितने बन जाते हैं? 46। इसलिए 46 जोड़े होते हैं प्रत्येक कोशिका में। आंसर डी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक निषेचित अंडाणु से विकसित जुड़वा को क्या कहते हैं? अरे ट्विन्स हु डेवलप फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड। भ्रातृ जुड़वा, समान जुड़वा, आभासी जुड़वा, आनुवंशिक जुड़वा, सामाजिक जुड़वा। खतरनाक प्रश्न है, बता दो आंसर क्या दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, आप जोरदार बता दो। भाई एक निषेचित अंडाणु, एक निषेचित अंडाणु से विकसित जुड़वा को क्या कहते हैं? सुपर क्वेश्चन है बेटा। एक बात बताओ, जब एक निषेचित अंडाणु है तो जीन क्या होंगे? समान होंगे। जीन कैसे होंगे बेटा? समान होंगे। और जब जीन समान होंगे तो 100% समान ही जुड़वा होंगे। जुड़वा भी कैसे होंगे? फिर समान होंगे।
अरे यारो, प्रश्न को पढ़ लो ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो। अच्छा एक बात बताओ, जब जीन समान होंगे तो जुड़वा भी, ट्विंस भी समान होंगे ना, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे बेटा। कैसे होंगे? आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। फ्रैटर्न नहीं होंगे, ना ही वर्चुअल होंगे, ना ही जेनेटिक होंगे, ना ही सोशल होंगे। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है भाई। जब जीन समान तो निश्चित तौर पर ट्विंस भी समान होंगे। ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। पूछा है एक निश्चित अंडा, भैया निश्चित अंडा एक ही है ना। जब वो अंडाणु के दोनों, मतलब अंडाणु के जो जीन हैं वो सभी समान होंगे तो भैया समान संतान उत्पन्न होगी ना, ठीक है ना। बहुत सरल है, ये पढ़ा दिया हमने आपको, एक बार फिर से पढ़ो। अरे इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? विकार पूछ लिया, हेरेडिटिकल डिसऑर्डर कल पढ़ाया था मैंने। हाँ सुपर क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। बता दीजिएगा क्या होगा बेस्ट और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड। इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? अवसाद यानी डिप्रेशन, दमा अस्थमा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, बुखार, या फिर चिंता, एंजाइटी। प्यारे मित्रों कितना सरल क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। कल हमने डिस्कस किया था यह जो आपका ये चिंता जो है ना, ये तो भैया मानसिक रोग है, आनुवंशिक रोग नहीं है। अवसाद भी मानसिक रोग है, ये एक शारीरिक बीमारी है, ये भी आपकी बीमारी है, और ये मानसिक रोग है। तो बचता कौन है भैया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। क्या है? आनुवंशिक विकार। जी हां 100%। ठीक है बेटा, इसलिए सी को लॉक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो, आनुवंशिक क्षमता क्या होती है? जेनेटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज विजिबल, हमेशा दिखाई देती है, हमेशा प्राप्त होती है, केवल भावनाओं तक सीमित होती है, पर्यावरण पर निर्भर होती है, या प्रभावहीन होती है। बताओ आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा, ये आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। क्या? अच्छा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बेटा रक्त विकार है ना। जैसे जोड़ों में दर्द होना, नाक से, आपकी नोज से ब्लड का बहना, इसका एक्चुअली रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त स्राव होता है, इसीलिए यह हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्त विकार है, आप यूं कह सकते हैं आनुवंशिक रक्त विकार। ठीक है, अब बताओ तो आनुवंशिक क्षमता क्या होती है? दिखाई देती है, प्राप्त होती है, भावनाओं तक सीमित होती है, पर्यावरणीय होती है, प्रभावहीन होती है। आपका क्या आंसर होगा भैया? देखो सुपर क्वेश्चन है और इसका आंसर हमेशा क्या होगा? देखो निश्चित तौर पर आनुवंशिक क्षमता क्या होती है? हमेशा दिखाई नहीं देती और प्राप्त भी नहीं होती। हमेशा प्राप्त नहीं होती, अरे बहुत बार, अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत बार
केवल केवल आते ही तो उड़ा दो और प्रभावहीन होती नहीं है, तो पर्यावरण पर निर्भर करती है। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर आनुवांशिक क्षमता का सीधा सीधा संबंध अगर हम लगाएं तो जीन संभावनाएं तो प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो है ना वो हमेशा किनकी, जीन्स की संभावनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो है वो हमेशा पर्यावरण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा? पर्यावरण पर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हमने डी को लॉक किया है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लो। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। देखो, आनुवंशिकता और संस्कृतिकरण ये दोनों टॉपिक्स के सुपर डुपर क्वेश्चंस, सुपर डुपर चैप्टर जो है हम आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े जटिल भी लगते हैं कुछ बच्चों को, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो इनको बहुत मजा आता है। ठीक है ना? वेरी एक्सीलेंट, थैंक्स ए लॉट, हार्टिएस्ट थैंक्स। देखिएगा, संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है आनुवंशिक लक्षणों को प्राप्त करने की, संस्कृति और व्यवहार सीखने की, व्यक्तियों को अलग करने की, स्मृति बनाए रखने की, प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना क्या है, ये संस्कृतिकरण क्या है। एक्चुअली संस्कृतिकरण का सीधा संबंध आपके सामाजिक जितने भी प्रकार्य हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, सामाजिक अवधारणाएं, उन सभी का संबंध आपकी संस्कृति से होता है। जैसे आपके मूल्य हो सकते हैं, आपके रीति रिवाज हो सकते हैं, ठीक है, आपकी परंपराएं हो सकती हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं बेटा? संस्कृतिकरण से संबंधित होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण तो आनुवंशिकता में जाएंगे, और यहां पर आपका बी ऑप्शन 100% क्लियर हो जाएगा, संस्कृति और व्यवहार सीखने की। बेटा, यही तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है कि आपने दूसरों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने समाज के लोगों से, अपने आस पड़ोस मित्र मंडली परिवार के अन्य सदस्यों से आपने क्या सीखा, कैसा व्यवहार सीखा, कौन से मूल्य सीखे, कैसे संस्कार सीखे, कौन सा शिष्टाचार सीखा, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ते हैं संस्कृतिकरण में। कहां पर पढ़ते हैं माय डियर? संस्कृतिकरण में। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो यही है कि अभी आप सभी मित्रों के लिए निश्चित तौर पर पढ़ाई 360 एप्लीकेशन पर 50% ऑफ के साथ आपको बैच मिल रहा है। कितने? 50%, और 50 to 60% तक का आपको रिबेट दिया जा रहा है। जिनको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं करना भीड़ कम। ठीक है, चलो बेटा अगला प्रश्न पढ़ो। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। निम्न में से कौन संस्कृतिकरण का साधन नहीं है? बताओ। परिवार, समवयस्क समूह, विद्यालय, मस्तिष्क, मीडिया। कितना बढ़िया प्रश्न है। एज इट इज हमने पढ़ाया था आपको, सेम पढ़ाया था, शायद आज ही पढ़ाया था, है ना? इसीलिए क्वेश्चन को आप जरूर शेयर कर लो मित्रों, यार मजा भी तभी आएगा, और हमारा दिल गार्डन जब होगा ना, तो भाई आपका तो हम कर ही देंगे, ये तो श्योर है, ये तो तय है। बोलो आंसर। सबने परफेक्ट एक्सीलेंट चुना है बेटा। परिवार, आप अभी बताया था, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, परिवार आपका समाज का हिस्सा, आपकी संस्कृति आपको यहीं से मिलती है, आपको मूल्य यहीं से सीखते हो। समवयस्क समूह, आपके पीयर ग्रुप्स जो होते हैं ना, आपके क्लास साथी, संगी साथी, बराबर सेम एज ग्रुप के लोग जो होते हैं, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। क्या? नशा करना, डांस करना, पीछे पीछे घूमना, ये सब दोस्त लोग ही तो सिखाते हैं। हाँ, और लेकिन यार ये तो आपका जैविक अंग है, मस्तिष्क तो आपका जैविक अंग है, जैविक अंग है यार, ये तो जन्म से मिलता है सभी को भैया। ब्रेन जो है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी समाज ने दिया हो, किसी दुकान पर आपको मस्तिष्क मिल गया हो और आप उठा लाए हो। वो अलग बात है कि आजकल ड्रम में सब कुछ मिल जाता है, मस्तिष्क भी मिल जाता है, आंखें भी मिल जाती हैं, टांगे भी मिल जाती हैं, और पूरी बॉडी भी मिल जाती है कई बार, तो वो अलग बात है भाई, जमाना ही ऐसा है। ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रखना है कि मस्तिष्क तो कौन सा अंग है माय डियर? जैविक अंग है बेटा। समझ में आई क्या बात? क्लियर है ना? अरे समझने में आ रही है ना बात? इसीलिए भैया डर के रहो इनसे। विद्यालय, मीडिया,
है ना। तो भैया ये सब तो हमारी संस्कृति के संसाधन हैं, लेकिन मस्तिष्क आपका जैविक अंग है। कौन सा अंग है बेटा? जैविक अंग है। अगला प्रश्न पढ़ लो। अरे प्रारंभिक बचपन में संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन, यानी द मोस्ट क्रूशियल एजेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन इज, बताओ। शिक्षक, समवयस्क, परिवार, मीडिया और सरकार। क्या गजब का प्रश्न पूछा है। अरे इसको मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? मोस्ट। अच्छा ठीक है, ओके भाई, कल की भगवान जी आ रहे हैं, ठीक है। देखो, प्रारंभिक बचपन में संस्कृतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछा है। ओ माय गॉड, हाँ यार, बिल्कुल सबसे सबसे महत्वपूर्ण साधन, और वो भी प्रारंभिक बचपन में। भैया उसका परिवार होता है। ये बात हमारे पेस्टोलॉजी कहते हैं। पेस्टोलॉजी, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने अपनी बुक बेबी एंड बायोग्राफी में लिखा है। हाँ, बेबी एंड बायोग्राफी में लिखा है, यानी बाल विकास का सबसे पहला वैज्ञानिक विवरण इन्होंने ही दिया था। स्विट्जरलैंड के फेमस शिक्षा शास्त्री हैं बच्चे ये, ठीक है ना, पेस्टोलॉजी। और पता है आपको, ये कहते हैं परिवार प्रथम पाठशाला होती है। प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है ना। और एक बात कहते हैं, और प्रथम गुरु इस परिवार रूपी पाठशाला की मां होती है। कौन होती है? मां से बढ़कर कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। अरे लाडलो, इसीलिए खोपड़ी लगा के पढ़ो, ढंग से पढ़ो। अरे पांडे जी क्या बात करते हो, उसके लिए तो रामबाण क्लास है, यह आपके सिलेबस में है। प्लस दूसरी बात, एनसीईआरटी को उठा के पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब दिमाग में भ्रम चल रहा है, उसको हमेशा के लिए निकाल दो। यहां पर सुपर स्पेशल बीपीएससी और एस्टेट की सुपर तैयारी करवाई जाती है। 3.0 का जो है ना परिणाम, वो आपको बता देगा हमारा, है ना। और अब 4.0 और 5.0 के रिजल्ट्स आपको बताना है, ठीक है, सबको समझाना है। तो आंसर परिवार हो गया। बाकी तो आपके पता है ना, ये तो बाह्य वातावरणीय है, ये भी सांस्कृतिक है, मीडिया भी है, सरकार भी है, लेकिन परिवार ये भी सांस्कृतिक है होने को तो, लेकिन प्रथम है। याद रखो बेटा, सी को लॉक करके। अगला प्रश्न पढ़ लो। अरे सोशलाइजेशन कंटिन्यूअस, संस्कृतिकरण कब तक चलता है? बचपन तक, किशोरावस्था तक, पूरे जीवन भर, नौकरी मिलने तक और स्कूल तक। कब तक आप सांस्कृतिक रहते हो, सामाजिक रहते हो, सोशल रहते हो? ओनली साइकोलॉजी है सर, टीचिंग करवाते हैं। चलिए बोलिए मित्रों, शाबाश, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। जो भी मित्र, जो भी दोस्त, जो भी प्यारे प्यारे भावी शिक्षक आज हमारे सेशन में, आज इस छोटे से परिवार में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा, क्योंकि ये क्लास रेगुलर, अब इसी टाइम पर, क्लास का समय परिवर्तन हुआ है, ये टाइम रेगुलर रहेगा, लगातार रहेगा। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। हमेशा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, बिंदास पढ़ो, अच्छा पढ़ो और क्वालिटेटिव पढ़ो भाई, ऐसा मत पढ़ो यार। बताओ कब तक चलता है यार संस्कृतिकरण? यानी आपको सांस्कृतिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आपकी जिंदगी भर चलते हैं यार, होल लाइफ चलते हैं, टिल डेथ चलते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये संस्कृतिकरण है ना, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। और विशेषता में मैंने आपको सिखाया, यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। अब ये सतत प्रक्रिया, यहां पर ये सतत वर्ड का मतलब ही लगातार है। लगातार मतलब जीवन पर्यंत है, इसका मतलब ही तो जीवन पर्यंत है लड्डू। ये मैंने आपको समझा दिया था ऐप वाली लाइव बैच में, लाइव बैच की क्लास में।
यार ये प्रश्न है ना आपका जीके जीएस का, कुछ टीचर्स हमारे लंबी छुट्टी पर गए हैं यार, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है, सारा का सारा सतुना ही बिगड़ रहा है। जरूर जल्दी करेंगे फिर भी, चलो ठीक है, सी का आंसर कर दो। अगला प्रश्न, अरे सोशल नॉर्म्स आर, सामाजिक मानदंड क्या होते हैं? अरे सामाजिक मानदंड कानूनी नियम होते हैं, व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, समाज के अलिखित नियम होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, या भावनात्मक प्रवृत्तियां होती हैं? बड़ा सुपर क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी बेटा। अरे एक बार है ना, एक बार आप ह्यूमन बिहेवियर एंड नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर उठा के देखो आपका एनसीईआरटी का, उसमें संस्कृति, उसी में पर संस्कृति ग्रहण, उसी में आपकी आनुवंशिकता, उसी में आपके जीन्स, उसी में आपके गुणसूत्र सब हैं। वही तो पढ़ा रहा हूं लड्डू। क्या बेटा क्या पढ़ते रहते हो? अगर आपने गलती से एनसीईआरटीज को टच किया है ना, तो 11th एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर उठा के रख दिया, बस उसको क्वेश्चन फॉर्म में रख दिया। फर्क इतना है ताकि आपको तैयार कर सकूं, ताकि आपको बनाने की कोशिश कर सकूं। अच्छा एक बात बताइए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, लेकिन इस बात की सजा आपको छोटी सी है, प्यार से है, और वो है आप क्लास को शेयर कर दो। अच्छा एक बात बताओ, सामाजिक मानदंड, भैया सामाजिक मानदंड है, आपका समाज कहता है कि सामाजिक परंपराओं को फॉलो करो, नैतिक आदर्शों को मानो, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, आपके सामाजिक ये नियम कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये कानूनी नियम है? कानून इनको समझाता है? नहीं भैया, सामाजिक मानदंड, समाज की तो कुछ परंपराएं अलग होती है, कानून कुछ अलग ही मानता है। भैया कानून का अपना सतूना है, अपना सिस्टम है ना, उसमें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स्ड है। अरे वही पढ़ा रहे हैं बेटा, 11th एनसीईआरटी के ही सारे चैप्टर्स हैं, है ना। अरे आप पढ़ो तो सही एक बार, है ना, जब रिजल्ट आए तब देखना, ठीक है। व्यक्तिगत इच्छाएं, बेटा ये तो आंतरिक होता है, ये तो जैविक है। समाज के अलिखित नियम, हाँ 100%, अनरिटन रूल्स ऑफ सोसाइटी, यही तो सामाजिक मानदंड है जो कहीं पर लिखे नहीं है ना। सामाजिक परंपराओं में बने पड़े हैं कि भैया बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे समाज की परंपरा है कि जब भी बिल्ली रास्ता काटते तो रास्ता बदल लो, है ना, वो अलिखित नियम है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो उन अलिखित नियमों को सामाजिक मानदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानदंड कहा जाता है। अगर आपने समाज के हिसाब से नहीं माने तो आपको उसका दंड मिलेगा, आपको उसका भरपाई करनी पड़ेगी। बस वही है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का कोई रोल नहीं है, और भावनात्मक प्रवृत्तियां आपके जैविक कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सी एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे किस अवस्था को पूर्वानुमानात्मक संस्कृतिकरण, पूर्वानुमानात्मक संस्कृतिकरण कहा जाता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। वयस्क अवस्था को, वृद्धावस्था को, भविष्य की भूमिकाओं की तैयारी को, सेवानिवृत्ति को, शैशवावस्था को। कितना गजब का प्रश्न पूछा है यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब आपको बताना है। ठीक है ना, चलिएगा बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। सुपर क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न पूछा है पूर्वानुमान, यानी पूर्व, पूर्व यानी पहले से ही, पहले से ही, पहले से ही, और अनुमान, अनुमान शब्द का मतलब हो गया अनुमान, अनुमान, अनुमान का मतलब हो गया योजना बनाना। तो यार आप एक बात बताओ, पहले से ही कोई योजना बनाओगे कल वाले कार्य की, यानी भविष्य की तैयारी कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो बेटा? भविष्य की तैयारी कर रहे हो। कितना सरल पूछा है, यानी प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर रोल्स, यानी भविष्य की भूमिकाओं की तैयारी करना। भैया वयस्क अवस्था भी नहीं होगा, वृद्धा भी नहीं होगा, सेवानिवृत्ति भी नहीं, शैशवावस्था भी नहीं। पूर्वानुमान संस्कृतिकरण पूछा है। प्रश्न के शब्द को पकड़ना सीखो,
प्रश्न के वर्ड को पकड़ना सीखो। जिस बच्चे ने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, वो तूफान लाएगा, उसका स्कोर सबसे अलग होगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, भाई शिद्दत से अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दो, ताकि कर भला तो हो भला वाला जो कंसेप्ट है वो चरितार्थ बन जाए, हकीकत बन जाए। अगला प्रश्न पढ़ लो। लिंग आधारित भूमिकाएं सीखने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? विच कंसेप्ट रिलेट्स द लर्निंग जेंडर रूल्स? बताइए। आर्थिक संस्कृतिकरण, राजनीतिक, लिंग संस्कृतिकरण, भावनात्मक अधिगम, धार्मिक संस्कृतिकरण। भैया दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, सबसे आसान क्वेश्चन है। वेलकम, स्वागत, अभिवादन प्यारे बच्चों का। बेटा जेंडर सोशलाइजेशन है ना, लिंग आधारित भूमिकाएं सीखने की प्रक्रिया आपकी किससे संबंधित होगी? बेटा आपकी जेंडर भूमिकाओं से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? जेंडर भूमिकाओं से। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। ठीक है, तो सी को लॉक करना पड़ेगा। सरल क्वेश्चन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अगला, संस्कृतिकरण किसमें सहायता करता है? सोशलाइजेशन हेल्प्स इन, ये प्रश्न हमने एज इट इज पढ़ा था, इसी फॉर्म में पढ़ा था, इसी तरीके से पढ़ा था। मैंने बताया था आपको, लूजिंग आइडेंटिटी, पहचान खोने में, विचलन सीखने में, व्यक्तित्व विकास में, अलगाव बढ़ाने में, समाज से बचने में। भाई संस्कृतिकरण आपको किस में सहायता करता है? अरे आपके जैसे संस्कार होंगे, जैसी आपकी मूल्य होंगे, जैसे रीति रिवाज और परंपराएं आप फॉलो करोगे, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। हमने बहुत अच्छे से इस पर बहुत बड़ा लेक्चर भी आपको दिया था। इसलिए क्लास को, एक एक क्लास को, एप्लीकेशन के एक एक क्लास को खोपड़ी लगा के सुनना, बार बार रिपीट करके सुनना, बस यही आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद बनेगा। बेटा सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ लो। भूमि का संघर्ष कब होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। भूमि का संघर्ष कब होता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन, किसी की कोई भूमिका नहीं होती, दो भूमिकाओं की अपेक्षा टकराती है ना, भूमिका स्पष्ट होती है, या संस्कृतिकरण पूर्ण हो चुका होता है, व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। बताइए। अच्छा, वैसे भी अगर हम आपको भूमि का संघर्ष पढ़ाएं, रोल कॉन्फ्लिक्शन पढ़ाएं, तो आपको पांचवी अवस्था याद आ रही है? पांचवी अवस्था किसने दी थी बेटा? एरिक्सन ने। एरिक्सन ने, जिसमें उन्होंने रोल कॉन्फ्लिक्शन की बात की थी, रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी ना। और ये कौन सी अवस्था थी आपको पता है? ये आपकी किशोरावस्था थी। और जहां पर मैंने आपको समझाया था किशोरावस्था में, अरे भैया अवसरों की प्रतिकूलता होती है। किसकी बेटा? अवसरों की प्रतिकूलता। अरे लाडलो सीखो। और प्रतिकूलता का मतलब दो चीजों में, दो अवसरों में टकराव होना। क्या होना? टकराव होना। तो दो भूमिकाओं की अपेक्षाएं टकराती हैं, इच्छाएं टकराती हैं। यार इस तरफ जाऊं, काश। अपने घर के टेरेस पर बालकनी में खड़े होते हैं किशोर बालक, और जब नीचे से कोई गुजर रही है तो काश। बेटा टाइम चेंज हो गया है मिश्रा जी, बिल्कुल चेंज हो गया है बच्चे। अब यही टाइम रहेगा। लॉक कर लो, खोपड़ी में सेट कर लो, माइंड में बैठा लो और पढ़ना शुरू कर दो धुआंधार। अब टाइम नहीं बदलेगा कभी भी, अब ये परमानेंट टाइम हो गया है। ठीक है बच्चे? ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लास को आप लाइक शेयर करो ना करो, ये इट्स डिपेंड ऑन योर विश, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन क्लास तूफानी होगी, क्लास यूनिक होगी, क्लास आपके लायक होगी, और क्लास आपको सिलेक्शन देने वाली होगी। ठीक है बच्चे? चलो, तो समझ लिया। तो विपरीत परिस्थितियों में, है ना, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ये वही बात है। तो यहां पर दो अपेक्षाएं, दो इच्छाएं टकराती हैं, उसी को कहते हैं बेटा किशोरों की क्या? भूमिकाओं की अपेक्षाओं का टकराव। इसलिए उत्तर आपका बी लॉक करना पड़ेगा। कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? अरे समझ गए क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स,
बिल्कुल हो गया है। समय परिवर्तन का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। कल हमने कहा था, अरे पुनः संस्कृतिकरण कब होता है? रीसोशलाइजेशन अकर्स इन, बोलो 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 बोलो, मस्त कुल बेटा, जबरदस्त है। बताओ कब होता है? जब व्यक्ति वातावरण बदलता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब अधिगम रुक जाता है, जब प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, जब संस्कृति परिवर्तित रहती है। बताना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये हमारी बिल्कुल लाइव बैच वाली क्लास मॉर्निंग में 8:30-9 बजे के आसपास, मतलब 8:30 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है ना? ध्यान रखो यार, पढ़ो अच्छे से। वेलकम, स्वागत, अभिवादन नए प्यारे लाडले विद्यार्थियों का और हमारे नेक्स्ट टीचर्स का, भावी शिक्षकों का। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे पहली बार जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बल्ले बल्ले है, अच्छा प्रश्न है भाई। देखो एक बात बताओ, अच्छा सुनिएगा, पुनः संस्कृतिकरण, यार फिर से संस्कृतिकरण कब होता है? जब जब पर्यावरण बदलेगा, जब जब व्यक्ति का वातावरण बदलता है, तो फिर यार एक बात बताओ, जब किसी लड़की का पहली बार विवाह होता है, मजाक कर रहा था, मतलब एक ही बार होता है, लेकिन जब पहली बार ससुराल जाती है तो वातावरण बदल जाता है ना? बदलता है नहीं बदलता? बिल्कुल बदलता है। फिर वहां की संस्कृति के मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, सिद्धांत, नियम, कायदे कानूनों को वह फॉलो करती है, वह उनका अनुसरण करती है, उनके साथ अनुकूलन करती है। और जो नहीं कर पाते या नहीं कर पाती हैं, वो तलाकनामे पे साइन करके वापस पेवेलियन लौट जाती हैं और फिर घूमती रहती हैं। यस और नो? यही तो बात है ना? तो यही बात, पुनः संस्कृतिकरण कब होता है लड्डुओं? अरे जब आपका एनवायरमेंट बदलता है। आप बदल के देखो ना, आप किसी दूसरी जगह, दूसरे गांव, प्रदेश, शहर में जाके देखो, आपको वहां की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा यार। आप जाइए, आप फॉरेन कंट्रीज में जाइएगा, वहां पर अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो भोजन भी नहीं देगा। फिर ऐसे आपको भिखारी सा बनना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, भोजन चाहिए। और जब पानी मांगना होगा ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। यस और नो? दीज आर द साइंस ऑफ, ये आपके किसके संकेत है? अरे 100%। थैंक्स ए लॉट, वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बस ये आपका प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। माय गॉड, आप कैसे जानते हैं? ओ हो, कैसा प्रश्न है यार। ये तो मेरे बच्चे हैं ना, ये इनके दिमाग है ना, क्या खुरापाती सूझता है, क्या दिमाग में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कैसे जानता हूं? क्या मुझे अनुभव है? मैंने यार डिवोर्स नहीं दिया है भाई, ना मैं दूंगा, मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर आपका कोई प्लान हो तो उसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना? क्योंकि जब हम पड़ोसियों को देखते हैं, हमारी पड़ोसन को देखते हैं, या फिर हम यूं कहें हमारे समाज के इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, तो हमारा सांस्कृतिक वातावरण शुरू होता है और फिर गड़बड़ हो जाता है। यस और नो? चलिएगा, तो यही क्वेश्चन है हमारा। आंसर ए को लॉक करना पड़ेगा लड्डू, है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर कट, वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। अरे कौन सा सिद्धांत संस्कृतिकरण में अवलोकन और अनुकरण की भूमिका पर बल देता है? यार मोस्ट लगाना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? विच थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इन सोशलाइजेशन? बताओ, संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक अधिगम और निर्माणवाद। लाडलो प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, जब तक आप पढ़ते रहोगे ना, हम पढ़ाते रहेंगे। हम यूं ही आपकी जिंदगी के सारथी बनते रहेंगे। बस आप यूं ही अपना प्यार हमेशा बना के रखो भाई। जब नहीं बना के रखते हो ना, तो सारा खेल गड़बड़ हो जाता है ना? बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। इतने से बच्चे पढ़ रहे हैं यार, है ना? और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद कितनी गड़बड़ बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए।
ये सरासर अन्याय है। आंसर तो ठीक है, आंसर तो ठीक है भैया, इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, इसको मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं। ये तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। और ये दिया था आपके बांडुरा भैया ने। किसने? बांडुरा ने। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया था, ये पियाजे चाचा ने दिया था, पता है ना। व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, पिल्सबरी ने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। विश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है, और ये फ्रायड इसमें असली बात करते हैं अचेतन की। किसकी लाडलो? अचेतन 90% होता है। बस खोपड़ी, जहां पर मनोविश्लेषणवाद लिखा हो, खोपड़ी में अचेतन जरूर आना चाहिए, वरना आधा अधूरा पढ़ रहे हो। और सामाजिक अधिगम तो आप जानते ही हो, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। और कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद की बात करो तो आपको वाइगोत्स की याद आना चाहिए। कौन आना चाहिए? वाइगोत्स की याद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सारा खेल ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो उत्तर आपने डी को लॉक कर दिया है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो भैया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों का आंतरिकीकरण क्या कहलाता है? क्या प्रश्न है यार। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इन द इंटरलाइजेशन ऑफ सोशिएटल नॉर्म्स इज कॉल्ड समाहार, पहचान जाना, भूमिका ग्रहण, संस्कृतिकरण, संस्कृतियों का संगम। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। जो लोग उत्तर इस प्रश्न का सही देंगे ना, सचमुच सुपर बच्चे होंगे। देखो, बड़ा सिंपल है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंड यानी कि मूल्य और परंपराएं, इनको जो मानते हैं, जब दोनों का समागम होता है तो संस्कृतियों का संगम होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो भैया उत्तर डी होता है। क्या होता है बेटा? सरल वाला प्रश्न था, क्योंकि पता है आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं संस्कृतिकरण, तो उत्तर भी यही आएगा। अरे वाह, जब एग्जाम में होगा तो क्या होगा, है ना भाई। अगला प्रश्न पढ़ लो बेटा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था समवयस्क समूह संस्कृतिकरण से संबंधित है? क्वेश्चन को घुमाया है यारो, ऐसे आप पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस क्लोजली टू पीयर ग्रुप सोशलाइजेशन। बताओ इन्होंने, आप एरिक्सन को तो पहले से ही जानते हो आप। एरिक्सन भैया ये नव्य फ्रायडवादी हैं, यानी फ्रायड के फॉलोवर हैं, नव्य फ्रायडवादी हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हाँ, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यू नो, बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक अनुभूतियों को बालक के विकास का आधार बताया था। ठीक है, यही समझाया था आपको। इसलिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑटोनॉमी बनाम सेम यानी स्वायत्तता बनाम शर्मिंदगी, लज्जा, है ना, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध आपने पढ़ी हुई है ना। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीनता। अच्छा, हिंदी में नहीं है वो बेटा, टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गई ना, कभी कभी हो जाती है। मैंने हिंदी कर दी ना, अभी लिख देता हूं, विश्वास वर्सेज अविश्वास। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम यानी स्वायत्तता वर्सेज लज्जा, इनिशिएटिव वर्सेज पहल वर्सेज अपराध भाव, इंडस्ट्री परिश्रम बनाम हीनता,
और लास्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्शन, यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति या भूमिका द्वंद्व जिसे कहते हैं। कितना सरल प्रश्न है, आपको प्रश्न ढंग से पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बेटा? आपसे पूछा है समवयस्क समूह। भैया अरे समवयस्क समूह मतलब ग्रुप एज, मतलब समूह की आयु, मतलब टोली की आयु, मतलब गैंग एज, यानी बाल्यावस्था, यानी बचपन की अवस्था समवयस्क समूह हो गया। और समवयस्क समूह होने का मतलब ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, क्योंकि ये तो पांचवा तो आपका किशोरावस्था है। उल्टा पुल्टा उत्तर हो गया, उत्तर डी करना पड़ेगा। आंसर क्या करना पड़ेगा मित्र? अरे डी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न पढ़ लो। ये रहा, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को बिल्कुल नई संस्कृति का सामना होता है और उसे मानदंड फिर से सीखने पड़ते हैं, क्या कहलाती है? पुनः संस्कृतिकरण, भूमिका संघर्ष, मानदंड सुदृढ़ीकरण, द्वितीयक संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक झटका। बोलो 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 बोलो। जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर आपको देना पड़ेगा। बताओ, सुपर क्वेश्चन है। हां बिल्कुल, ससुराल वाला, ससुराल वाला एग्जाम्पल फिट कर दो यहां पर। रीसोशलाइजेशन, फिर से नई संस्कृति अपनानी पड़ेगी। पुनः संस्कृतिकरण में क्या होता है? इस प्रक्रिया में व्यक्ति पुराने व्यवहार को छोड़कर, यानी अपने मायके में तो वो गाने गाता था, वो क्रिकेट खेलता था, है ना, वो जब मर्जी आए खाता था, जब मर्जी आए सोता था, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन ससुराल में तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, चर्चे हो जाएंगे आपके, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर क्या मानना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? ए मानना पड़ेगा बेटा। और भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो आपका किस में होता है? आपकी किशोर अवस्था में होता है, ठीक है ना। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम सभी मेरे प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का दिल से अभिवादन। जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे अभी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, फटाफट क्लास को शेयर कर दो अपने सभी मित्रों तक, फ्रेंड्स तक, सभी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स तक। चलिएगा, वेलकम। तो ए इसका बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एच कूली, ठीक है ना, बहुत गजब का प्रश्न है। इनका नाम, अब इसको लिखना पड़ेगा आपको खोपड़ी में, है ना, इसको मैंने रटना ही पड़ेगा आपको। यहां पर क्वेश्चन में इसीलिए समझाया है ना, यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है, के अनुसार लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किस बात पर बल देती है? लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये बहुत अच्छी थ्योरी है इनकी। लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्म परीक्षण, दूसरों की धारणा से निर्मित आत्मधारणा, आत्मनिर्भरता, आनुवंशिक गुण और भूमिका अनुकरण। बहुत गजब की थ्योरी देते हैं ये, बहुत गजब की। और यहां पर इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत गजब का। आपने एक जीन पियाजे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पियाजे का, पियाजे का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं, जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, इसकी कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? अहम केंद्रवाद। सारे लोग, मैं जैसा सोचता हूं, मैं जैसा करता हूं, वही दूसरे लोग करते हैं। तो हम इस अवधारणा में, कूली कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ में, यानी ये दर्पण में स्वयं को देखना। इसका मतलब हिंदी में देखो, दर्पण में स्वयं को देखना, यानी हम अपने आप को वैसा समझते हैं जैसा लोग हमें देखते हैं। यार, उसने मुझे बुद्धू कहा, सचमुच मैं बुद्धू हूं क्या? हम अपने आप को वैसा देखने लग जाते हैं जैसा सामने वाले ने कहा। मैंने कहा, अरे भैया सवाल नहीं हो रहा ना, तो एक छोटी सी कटोरी में पानी की
पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ। मैं कहता हूं ना, तो इसका मतलब आप अपने आप को देखने लग जाते हो, यार संजय सर कह रहे थे, यार मैं ऐसा ही हूं क्या? अरे नहीं, वह अवधारणा चार्ल्स एच कूली कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। उस अवधारणा का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कि संस्कृति की एक अवधारणा है। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो बेटा। उत्तर बी करना पड़ेगा, यानी भैया दूसरों की धारणा से निर्मित आत्मधारणा, यानी दूसरों ने जो कह दिया, दूसरे ने जो कह दिया ना, वैसी धारणा बना ली। यार माय गॉड, उसने कहा था, अरे तू तो फोटू चंद है। तो फिर अपने आप को चेहरे में जब वो ग्लास में जाके देखते हैं, यार सचमुच मैं फोटू चंद हूं क्या? उसने कहा कैसे? अरे वही तो बात है, ये कौन सी? लुकिंग ग्लास सेल्फ। इज इट क्लियर? किसने दिया बेटा? चार्ल्स एच कूली ने दिया। ठीक है, यह संस्कृति की एक अवधारणा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न पढ़ लो बेटा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वानुमानात्मक संस्कृतिकरण का एग्जाम्पल है? यह तो आप जानते हैं। यह तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, आज ही पढ़ाया है शायद क्लास में। देखो सुपर क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर पूर्व प्लस अनुमान, अनुमान ये बताया था, यानी पहले से ही मैंने बताया था, पहले से ही अनुमान लगाना, योजना बनाना, यही बताया था। और ये पहले से ही बनाना मतलब भविष्य की तैयारी करना, और भविष्य की तैयारी का मतलब मैंने आपको सिखा दिया। तो देखो, बच्चा माता पिता की नकल करता है? नहीं। छात्र नौकरी के लिए भूमिका सीखता है? 100%। यार छात्र नौकरी के लिए क्या करता है? पूर्वानुमान लगाता है। यार मैंने संजय सर का बैच लिया है, मैं संजय सर के साथ पढ़ रहा हूं, मेरे साथ अब की बार मैं इतना स्कोर कर लूंगा। यार 3.0 में सारे बच्चे जितने एडमिशन थे सब सिलेक्शन हो गए। तो फिर एक भाव जागृत हुआ और अपने आप को, यार निश्चित तौर पर इसे कहते हैं पूर्वानुमान। और कुछ बच्चे तो इतने फिक्स्ड माइंडसेट हो जाते हैं, मतलब प्री प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि इस बार कुछ भी हो मेरी सीट एक पक्की है और मैं रैंक के साथ सिलेक्शन लूंगा। बस यही तो चाहिए, इसी को तो बी कहते हैं, बाकी तो सब गलत है। हाँ नो डाउट ये भी है सांस्कृतिक अवधारणाएं, ऐसा नहीं है संस्कृति की अवधारणाएं हैं, ये सामान्य अवधारणाएं हैं, लेकिन ये भैया पूर्वानुमानात्मक संस्कृति की अवधारणा है। दिस इज सुपर क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़ो। जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर गलती से साइकोलॉजी का सपना जिंदगी में संजोए बैठे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण होगी, यह क्लास आपके लिए जीवन, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको बहुत सहायक होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो। संस्कृतिकरण में प्राथमिक समूह की संकल्पना किसने दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोशलाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसको, मोस्ट लगा लो भाई। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर यह प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। यानी ये प्राथमिक समूह कौन होते हैं? प्राथमिक समूह में कौन आता है? आपका परिवार आता है, ठीक है ना, आपका मित्र समूह आ जाएगा। इसको सर्वोपरि संस्कृतिकरण में कौन बताते हैं? और वो बताने वाले व्यक्ति चार्ल्स एच कूली हैं। कौन है बेटा? बिल्कुल 100% सी आएगा। अरे भाई एक दो प्रश्नों में गलती से अंग्रेजी अंग्रेजी रह गया। अरे इमाइल दुर्खीम है ना, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, जीन पियाजे है, सिगमंड फ्रॉयड है और चार्ल्स एच कूली है। बस और क्या है, नाम ही तो है, नाम ही तो पढ़ना है, बाकी तो खेल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बेटा सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सा संस्कृतिकरण का अप्रकट लेटेंट कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेटेंट फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन? बताओ। मानदंड सिखाना,
भूमिका निर्धारण, सामाजिक नियंत्रण, लिंग भेदभाव, सांस्कृतिक निरंतरता। सुपर डुपर क्वेश्चन आ गया है, बताओ। कौन सा संस्कृतिकरण का अप्रकट कार्य है? अप्रकट कार्य है, और अप्रकट कार्य का मतलब होता है अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा आपने ना की हो, वह कार्य कौन सा है? अप्रकट कार्य, और वो है बेटा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव। यही तो अप्रकट कार्य है। बाकी मानदंड सिखाना ये तो प्रकट है समाज के द्वारा, समाज में देखकर ही तो बच्चा सीखेगा, समाज के मूल्यों को, नियमों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सिद्धांतों को। भूमिका निर्धारण, भूमिका जैसा उसने जो मॉडल देखा समाज में, जो प्रतिमान देखा, वैसी उसकी भूमिका होगी, ये भी है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, आपके माता पिता द्वारा, आपके परिवार द्वारा, आपके रिलेटिव्स द्वारा आप पर कंट्रोल करना, सिंपल। तो यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होगा, लैंगिक भेदभाव, वही आपका अप्रकट फंक्शन है सोशलाइजेशन का। ठीक है, तो डी को लॉक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो। संस्कृतिकरण में यानी जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना किसने दी थी? जनरलाइज्ड अदर, पियाजे, चार्ल्स कूली, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और एरिक एरिक्सन। ये प्रश्न अच्छा है, और इस प्रश्न को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लॉक करना पड़ेगा। ये कहते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, इनका ऐसा कहना है, व्यक्ति समाज की व्यापक अवधारणाओं को अपनाता है, ये कहना चाहते हैं आपके मार्गरेट मीड। इसीलिए जनरलाइज्ड अदर, मतलब अदर का मतलब यहां पर दूसरा यानी समाज है, और यहां पर जनरलाइज मतलब जो भी समाज की व्यापक सिद्धांत है, मूल्य हैं, रीति रिवाज है, उच्च परंपराएं हैं, नीति और नियम हैं, उनको अपनाने की बात करता है। यहां पर आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो समाज की व्यापक अवधारणाओं को अपनाता है, आत्मसात करता है, ग्रहण करता है व्यक्ति, ऐसी बात करते हैं आपके हर्बर्ट मीड। तो यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा, मीड। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ो। What kind of socialization occurs to structured institutions like schools? संरचित संस्थानों जैसे विद्यालयों के माध्यम से किस प्रकार का संस्कृतिकरण होता है? विद्यालयों के माध्यम से प्रश्न ये पूछा है। अनौपचारिक, द्वितीयक, प्राथमिक, विचलन, अमूर्त। बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन है। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। जो भी मित्र, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर 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 शेयर कर दें। यही हमारी उत्कंठा है। ये हमारी ऐप है पढ़ाई 360। कौन सी है? पढ़ाई 360। जिन मित्रों ने गलती से ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर 50% का ऑफ है साइकोलॉजी के लाइव बैच में। कितना परसेंट? 50% लाइव बैच में। ठीक है, ये हमारा नंबर है 9694164171। ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां से भी आप ले सकते हैं। आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं जिस किसी विद्यार्थी को अगर बैच ज्वाइन करना है। बाकी जिनको नहीं करना है, प्रतिभाशाली हैं, है ना, जिन्होंने अपने डिग्रीज प्राप्त करने में बहुत पैसा लगाया लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा और दशा को सुधारने में वो छोटा सा मामूली अमाउंट नहीं खर्च करना चाहते हैं, उसको सेफ रखना चाहते हैं, तो क्लास को, सर मेरा क्लास ओपन कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आपका बंद हो गया था क्या? हमने आपको बताया था
ठीक है, आप हमसे बात कर लेना। ओके जी, आप हमसे बात कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। चलिए देखो बेटा, तो विद्यालयों के माध्यम से किस प्रकार का संस्कृतिकरण होता है, आपको यह प्रश्न हमने दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या होगा। वेरी एक्सीलेंट, परिवार प्रथम है, परिवार कैसा है, प्रथम है, और आपका ये दूसरा है, सेकेंडरी है, यानी विद्यालय कौन सा आता है, दूसरा आता है। परिवार प्रथम है ना, परिवार अभी बताया था, ये प्रथम है और विद्यालय आपका दूसरा है, ठीक है ना। प्राथमिक सांस्कृतिकरण में आपका परिवार आ जाता है, कौन आ जाता है, परिवार आ जाता है, आपका घर आ जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है, इसीलिए आंसर आपका बी माना जाएगा। सरल क्वेश्चन था। और मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। और आप साइकोलॉजी का लाइव बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, साइकोलॉजी का लाइव बैच, इस लाइव बैच के साथ प्लस में आपको एक बैच रिकॉर्डेड फ्री है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड फ्री है। जो बच्चे बड़ी संख्या में हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों से पूछ लेना। बिल्कुल हुआ था बेटा, मॉर्निंग आवर्स में, कोई डाउट ही नहीं है।